हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके सामने एक बार फिर से रामराज भंडारी आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। ये आप लोगों का यूट्यूब चैनल लक्ष्य 360 डिग्री जो हमने एक सीरीज शुरू की है एनसीईआरटी क्लास की 6 से 12 तक। हमारी एक सीरीज 6 से 8 तक की इतिहास की लगभग ख़त्म हो चुकी है। एक आध जो है उसमें जो स्पेशल क्लास कुछ आएगी वो मैं लाऊंगा, जो प्राचीन भारत से संबंधित, मध्यकालीन भारत संबंधित, आधुनिक भारत संबंधित एक एक लेक्चर उनमें, 3 लेक्चर उनमें आएंगे। अब हमने यहाँ पर जो शुरू किया है भारत का भूगोल, और जो आप लोगों के इतिहास में जैसे विश्व का इतिहास छूट रहा है उसको भी मैं जल्दी से जल्दी उसे भी लाऊंगा, वो भी नहीं छूटेगा। क्लास 9th 10th में जो आपके जो है भारत से संबंधित, जैसे क्लास 10th में है कि भारत में पुनर्जागरण, तो उसमें भी काफ़ी कुछ है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो उसको भी मैं जल्दी लाऊंगा। यहाँ पर आज हमारे जो द्वारा शुरू की गई है भारत का भूगोल एनसीईआरटी सारांश क्लास 9th की है, और इसमें पहला टॉपिक, पहला लेक्चर है, यानी ये भी पार्ट ही पहले ही है। और ये जो है आज हमारी जो भूगोल के हिसाब से देखें तो फर्स्ट लेक्चर है, जो इसका टॉपिक है भारत आकार और स्थिति। ये जो सीरीज आप लोगों के लाई गई परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें हमने उपयोगी, जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी अति महत्वपूर्ण सारांश रूपी विषय वस्तु उसको लाया है। ये आप लोगों की सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए, चाहे आपकी एलटी सामाजिक विज्ञान, चाहे आपकी जो है प्रवक्ता परीक्षा, सीटेट, ट्यूटेट, या राज्य की जो भी जितनी भी परीक्षाएं होती है, समूह की, लोक सेवा आयोग की, या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई परीक्षा होती है, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। और कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जिसमें भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हों, इतिहास संबंधित प्रश्न पूछे जाते हों। और हम जो है इनको जैसे जैसे एक सीरीज के एक जो है सब्जेक्ट को होगा कंप्लीट होगा, ऐसे दूसरे सब्जेक्ट के भी लाएंगे। तो कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके। यहाँ पर मेरे 2 कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इनमें जो है मुझे कोई भी आपकी समस्या है, कोई भी प्रश्न है, इन पे जो है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इन पे जो है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आप इसको, इस चैनल को, आपको जो है जो भी मुझे मेरे चैनल को देख रहे हैं, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि इसे जो है आप अधिक से अधिक लोगों के पास भेजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये लोगों के पास से चैनल पहुंचे। और जिसको ये पसंद आएगा वो जो है जुड़ेगा, वो उसको देखेगा। यदि उसे जो कंटेंट है वो पसंद आता है तो जरूर जुड़ेगा। आप लोगों के जो है, आप लोगों के ही सहयोग से ये चैनल आगे बढ़ेगा। और इसको, ये चैनल धीरे धीरे इसको हम जो है अद्यतन करते जाएंगे। जैसे जो है अभी इसमें काम स्टार्ट हो ही रहा है, लेकिन आने वाले समय में इसमें बहुत ही आपको जो है क्रिएटिव और बहुत ही अच्छा जो है मैटर मिलेगा, वीडियो भी आपको बहुत ही अच्छी क्रिएटिव मिलेगी। तो मैं इस पे जो है अभी सिर्फ अभी तो सिंपल वीडियो ला रहा हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में इसको और अच्छे करने की कोशिश की जाएगी, और इसको जो है एक वृहत रूप दिया जाएगा। तो आप लोगों का जो है आप लोगों का सहयोग एक ही रहेगा। आप इसको जो है अधिक से अधिक लोगों तक जो है पहुंचाइए। और यहाँ पर देर न करते हुए सीधे हम टॉपिक की तरफ आते हैं। जो टॉपिक भारत का आकार और स्थिति, इसमें आज हम ये देखते हैं कि अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है, जो आपको जो है लगता है कि इसमें डाउट हो सकता है, और हमने कोशिश ये की कि जो जितनी भी वीडियो आप जो देखते होंगे तो उनको एक जो है कड़ी के रूप में जोड़ने की कोशिश की। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ महत्वपूर्ण तथ्य याद कर लें और परीक्षा में उसको भूल जाए। तो यहाँ पर कड़ी के रूप में जोड़ने की कोशिश की जा रही है, ताकि आपके दिमाग में परीक्षा तक जो है, आपके दिमाग परीक्षा तक नहीं, हमेशा के लिए आपके दिमाग में जो है फिट हो जाए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जहां पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो वहां पर भूलने की संभावना बहुत कम रहती है। और यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, आपने सिर्फ रटा हुआ है,
और अधिक से अधिक जो है आज के टाइम पे लोग ये चाहते हैं कि ऐसा हो कि जो है एक आध घंटे में हमें सब कुछ मिल जाए और हम उसे रट लें और फिर परीक्षा में जाए और हम परीक्षा पास। तो ऐसा कोई भी अभी तक बहुत कम लोग होंगे, 5-10% लोग होंगे जो ऐसे जो है परीक्षा पास कर जाते हैं, नहीं तो जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते परीक्षा को जो है पास नहीं कर पाते हैं। और वहां पर जो है जब वनडे एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पर ऐसी स्थिति आती है कि जो हमें क्लियर भी रहता है उसको भी, उसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है कि इस प्रकार से लाने की कोशिश की है कि ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और आपके जो है परीक्षा के लिए भी जो है आपके कोई सवाल हो जो परीक्षा में महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में पूछ जाते हैं, हमने उन्हीं को लाने की कोशिश की है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम मानचित्र के माध्यम से देखेंगे और यहाँ पर जो है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनको भी देखेंगे। तो आकार और स्थिति की, भारत की स्थिति पहले हम देखेंगे। स्थिति क्या है, कहां पर भारत स्थित है? तो यहां पर कहा जा रहा है कि भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एक कहा जा रहा है कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित नहीं बल्कि ये पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हम इसमें सीधे जो है एक बार देख लेते हैं कि भारत जो है, जो कहा जा रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। जो ये हमारा ग्लोब है, ये ग्लोब, और यहां पर ग्लोब मतलब सीधे गोल, लेकिन इसको आप देखेंगे तो ध्रुवों पे जो है गोल नहीं, ध्रुवों पे चपटा है। यानी पृथ्वी जो है ध्रुवों पे चपटी है और पृथ्वी का जो आकार है इसे जो है इसका जो अपना आकार है इसे कहा जाता है भू आभा। यानी इसकी जो है अपनी ही आकृति है। किस प्रकार की है पृथ्वी? तो इसे भू आभा यानी भू की अपनी ही आकृति है, किसी और की जो है अपनी ही आकृति जैसी है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पूर्ण रूप से गोल नहीं है, यहाँ पर ध्रुवों पे चपटी है। लेकिन हम आज इसको जो है जो हमारे उस संबंधित टॉपिक होंगे उसमें देखेंगे। आज हम जो है भारत के आकार और स्थिति पे ज्यादा फोकस करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ यदि हम जो है ये गोलार्ध है तो ये गोलार्ध है तो ये समझो कि पूरा गोल है और गोल आर्ध, आर्ध का मतलब होता है आधा। तो गोलार्ध यदि हम इसके दो हिस्से करें, ऐसी एक लाइन खींचे तो गोलार्ध गोल का हो गया आधा, आधा भाग नीचे और आधा भाग ऊपर। तो इसमें जो हम जो देखते हैं कि भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ पे हमने बांट दिया इसको जो है दक्षिणी, एक नीचे दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। ये उत्तरी गोलार्ध है तो भारत पूर्णतः कहा जा रहा है कि इसमें है, ऊपर वाले हिस्से में। नीचे में जो है हमें अभी कुछ जो है देखना नहीं है कि जब हम अक्षांश और देशांतर रेखा देखेंगे तो उस समय हम इनको जो है सही से समझेंगे। इस समय जो है ये देखते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में। और यदि इसको ये देखे कि यदि इसको ऐसे में भी दो, ऐसे में भी एक लाइन खींच लिया और ये 0 डिग्री है और इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। यानी इसको जो है जीएमटी भी कहते हैं, जीएमटी ग्रीनविच मेरीडियन टाइम रेखा। तो यहाँ से ये जो है रेखा खास करके जो है लंदन से होकर के गुजरती है और लंदन से होकर ग्रीनविच, लंदन में जब ग्रीनविच से होकर गुजरते हैं इसलिए ग्रीनविच मेरीडियन टाइम रेखा से कहते हैं। तो यहाँ से जो ये गुजरती है तो ये क्या करती है, यहाँ से जो है हम ऐसे में भी देखेंगे तो ये हो गए पूर्वी गोलार्ध और ये हो गए पश्चिमी गोलार्ध, गोल के अर्थ। लेकिन ऐसे में देखें तो 4 हिस्से हो चुके हैं। तो जो 4 हिस्से हो चुके हैं इस गोलार्ध के, तो भारत जो है ये इससे पूरब की तरफ है, यानी ये पूर्वी गोलार्ध में है। और यहां से इसमें देखिए उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध में, तो ये उत्तरी गोलार्ध में है। तो यदि हम देखें तो भारत है कहाँ सही से, तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, भारत यहां पर स्थित है। अब भारत यहां पे स्थित है, ये जो है ये जो रेखाएं हैं, जो ये पड़ी रेखाएं हैं, इस प्रकार की रेखाएं, इन्हें कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। और जो ये 0 डिग्री वाली यहां से, ये 0 डिग्री वाली है, इससे कहा जाता है विषुवत रेखा। ये विषुवत जो है वृत्त कहा जाता है इसे, ये विषुवत वृत्त है। और जो ये रेखाएं इनको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है और इनको जो है डिग्रियों से मापा जाता है कि किस डिग्री पे
और इससे हम एक जो है निश्चित भौगोलिक परिस्थिति का वो पता कर सकते हैं, एक जो है निश्चित टेम्परेचर जोन का पता कर सकते हैं कि कहाँ पर जो है कहाँ पर कौन सा टेम्परेचर है, कहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति है और कहाँ पर किस प्रकार के जीव जंतु है, और अलग अलग स्थानों की जो है अंतर कर सकते हैं। और जो ये रेखाएं, खड़ी रेखाएं, जिन्हें जो है देशांतर रेखाएं कहा जा रहा है, तो ये देशांतर रेखाएं क्या है कि देशांतर रेखाएं, और हम जो है जब इनको पढ़ेंगे तो उसमें वो देखें, लेकिन एक यहाँ पे थोड़ा समझने के लिए देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखा से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है ये 0 डिग्री वाली है और इससे दोनों तरफ इस प्रकार की रेखाएं हैं, ऐसे में जा रही है। अब ये जो रेखाएं हैं इनसे हम क्या करते हैं कि समय का जो है पता कर सकते हैं कि किस यहाँ पर जो है कहाँ पर क्या समय हो रहा होगा, किस स्थान पे इस समय क्या समय हो रहा होगा, तो ये हम जो है इन रेखाओं से वो पता कर सकते हैं। और एक चीज आपको बता देता हूं कि ये जो देशांतर रेखाएं हैं, देशों के बीच में जो अंतर हो रहा है समय का, यहां पर हमने जो देखा कि भारत के बीचों बीच से, यहां से भारत, सॉरी, इस ग्लोब के बीचों बीच से जो जा रही है विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त उसे कहते हैं, और यहां से ऊपर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ऊपर, यहां पर 23.5 से 15 है, इसके ये समझ लो जो कि यहां से जो है ये 23.5 डिग्री ऊपर और यहां 23.5 डिग्री नीचे, 23.5 डिग्री, इसके 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा यहां से गुजरती है। बहुत बार जो है बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कर्क रेखा उत्तर में है या दक्षिण में है, तो इस 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है इससे 23.5 डिग्री उत्तर से कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के जाती है बीचों बीच से, और भारत के बीचों बीच से जाती है, तो भारत के बीचों बीच से ये गुजरती है, तो ये क्या करती है कि भारत को जो है ऐसे फिजिकल रूप में ही नहीं बांटती है, भौतिक रूप में बांटती है, बल्कि 2 अलग अलग टेम्परेचर जोन में ले जाती है। अच्छा, थोड़ा जो दो अलग अलग टेम्परेचर जोन जो है, जो इसके बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला, इसे कहते हैं हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या उष्णकटिबंधीय पेटी। जब अलग अलग पेटियों में हम इसे देखें तो उष्णकटिबंधीय पेटी इसे कहते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे जो है 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री है और नीचे भी 90 डिग्री है, तो इसे कहेंगे शीत कटिबंध, बिल्कुल शीत है। इसके जो नीचे होगा 66 डिग्री पे, वहां पर होगा शीतोष्ण, और इसके जो इस बीच वाले क्षेत्रों को उपोष्ण होगा, तो उसको वहां पे हम अच्छे समझेंगे। तो ये क्या करेंगे, भारत को जो है 2 उसमें बांट रहा है, और ये ठीक भारत के बीचों बीच से वो गुजर रही है। अब चलो इसको भी समझ लेते हैं कि ये जो है, इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत के जो है बीचों बीच से जो कर्क रेखा गुजर रही है, ये जो कर्क रेखा है ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। ये आप लोग जो है निश्चित रखना कि ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। आप जो है गलती करने की किसी प्रकार की संभावना न हो आज जो है, और आपको जो है यदि ये एक बार में, तो आप दोबारा देखिए, आप नोट कीजिए। मैं आपको कह रहा हूं कि आप लोग जो है इसको नोट कीजिए, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है उनको नोट कीजिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये भारत के बीचों बीच से ये जो है भारत को 2 हिस्सों में बांट रही है। अब यहां से ये जो गुजर रही है, तो सबसे पहले जो ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ, आप लोग जो है ध्यान रखना। और भारत की जो स्थिति है ये उत्तरी अक्षांश में, यानी अभी हम भारत को स्थिति देखेंगे कि कितने से कितने तक है। तो यहां से आप देखें, सबसे पहले तो गुजरात, सबसे पहले तो आप ध्यान रखें गुजरात से। गुजरात के बाद आप थोड़ा सा देखेंगे तो राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा इसमें पड़ता है, यहाँ पर राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा पड़ता है। उसके बाद भारत के बीचों बीच से गुजरे, तो भारत के बीचों बीच में मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश से तो जाएगी। और मध्य प्रदेश से जो है सन 2000 में 3 राज्य नए बने थे। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना था, उत्तराखंड से जो है उत्तर प्रदेश से जो है उत्तराखंड बना था, और यहाँ पे जो है बिहार से झारखंड बना था। तो जो उत्तराखंड तो काफी ऊपर है, उत्तराखंड को छोड़ दीजिए। मध्य प्रदेश से जो है छत्तीसगढ़ बना, तो छत्तीसगढ़ से भी जाएगी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों से जाएगी। और बिहार से जो झारखंड बना, बिहार
के जो राज्य नया बना है वहां झारखंड से भी जाएगी। इस बात का आप लोग जो है ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो है ये देखो बीचों बीच यहाँ से जा रही है, इधर छत्तीसगढ़ से ये जा रही है और झारखंड से जा रही है। और झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी रांची इसी पे पड़ती है। तो कौन सा जो है स्थान पर्टिकुलर जब स्थान पूछा जाता है तो झारखंड की राजधानी रांची इस जो है कर्क रेखा पे पड़ती है। वैसे भोपाल शहर भी इसी पे पड़ता है, ये आप लोग ध्यान रखना। और यहाँ से आगे जब जो है गुजरते तो मध्य जो है पश्चिम बंगाल से ये जो है लाइन गुजरती है। और इससे आगे हम देखेंगे तो त्रिपुरा से गुजरती है। और फिर जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति होती है। मिजोरम दिया जाता है, मणिपुर दिया जाता है, मेघालय दिया जाता है। तो मेघालय यदि आप लोगों को ध्यान हो तो मेघालय तो ऊपर है, लेकिन यहाँ पर मणिपुर और मिजोरम में जो है बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो आप लोग एक चीज को जो है नोट कर दीजिए कि मिजोरम सबसे नीचे है, मिजोरम सबसे नीचे है और मिजोरम से होकर ये गुजरती है। तो इसको आप लोग जो है बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि ये जो है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कहां कहां से ये गुजरती है? अच्छा, इसमें ही हम एक और चीज देख लेते, जो मानचित्र में जो हमें दिखे हम वो जो है वो पढ़ते जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं कि हम एक जो है सीक्वेंस से ये हमारे क्लियर जो परीक्षक दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो हम देखते जाएंगे इसमें। तो यहाँ पर जो है जो मिजोरम है और मिजोरम और यहाँ पर जो है म्यांमार है। तो मिजोरम, म्यांमार और यहाँ पर जो है त्रिपुरा। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे वैसे बुसाई हिल्स है और ये जो है क्या करें इनके दोनों के बीच में जो है यहाँ पर और यहाँ पे पटकाई बूम हिल्स भी है, ये पटकाई बूम हिल्स भी है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो है सीमा का निर्धारण कर रही है म्यांमार और ये जो आपका जो है नागालैंड है और ये अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पर इनके बीच में एक प्राकृतिक सीमा बना रही है। और यहाँ पर वैसे यदि हम देखें तो जो ये हिमालय है, तो हिमालय के विस्तार यदि हम देखें तो जो पश्चिम से पूरब की तरफ है, तो यहाँ से पूरब में इस हिमालय का विस्तार जो है उत्तर की तरफ हो जाता है। और उत्तर में इसका हिमालय के जब हम इसको देखेंगे पिछले जो अगले वो होगी वो आकृति है तो उसमें ये इसको अच्छे से समझेंगे। और यहाँ पर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये भी हिमालय का विस्तार ही है। तो ये जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा एक जो है ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिर रखा है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिर रखा है। तो ये पूछा जाता है कौन सा राज्य ऐसे जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिर रखा है? तो त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिर रखा है। और यहाँ पे बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश की जो स्थिति दिखाई दे रही थी, कौन सा देश है ऐसे जिसको भारत ने 3 तरफ से घेर रखे? तो यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा कि बांग्लादेश जो है भारत के 3 तरफ से घेर रखा है। तो बांग्लादेश भारत से 3 तरफ से घेर रखा है। और यहाँ पर जो है त्रिपुरा, तो त्रिपुरा भी जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से घेर रखा है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक है यहाँ पे न्यू मुरे द्वीप, न्यू मुरे द्वीप और भारत यहाँ पे दिखाया जा रहा है। पहले जो है भारत के कब्जे में, भारत वाले क्षेत्र में, लेकिन जब जो है क्या हुआ कि जब ये बांग्लादेश बना तो ये उस समय तो ये जो है न्यू मुरे द्वीप था नहीं, लेकिन ये बाद में उभरा और इस पे जो है ये भारत और जो है बांग्लादेश के बीच में है। तो ये अब जो है बांग्लादेश के पास है न्यू मुरे द्वीप। और उस जो वहां पर न्यू मुरे द्वीप है, तो यहाँ पर भारत और बांग्लादेश के बीच में यहाँ पर एक जो है जल संधि है जिसे कहते हैं कोको जल संधि, इसे कहते हैं कोको जल संधि। और यदि हम जल संधि पढ़ ही रहे तो इसको जो है वो देख ही लेते हैं कि और कौन कौन सी जल संधि है। तो और जो है जो जल संधि है, तो उसके बाद जो है हम यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अंडमान से निकोबार को जो अलग करता है, तो वहां पर जो है अंडमान और निकोबार को जो अलग करता है वहां पर एक जल संधि है, अंडमान को निकोबार से अलग करते हैं 10 डिग्री चैनल। तो यहां पर 10 डिग्री चैनल है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को यहां पर 10 डिग्री चैनल है। और यहां पर जो है कोको जल संधि है। अब यहां पर और नीचे
जो यहाँ पर जो है एक द्वीप है नीचे सुमात्रा, और सुमात्रा के और जो है निकोबार के बीच में एक और जल संधि, एक जो है और चैनल है, और वो जो है ग्रेट चैनल है। वो कौन सा चैनल है? ग्रेट चैनल। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। और ये चैनल क्या है और जो ये जल संधियां है क्या, तो जो चैनल होते और जल संधियां होती है, ये क्या करती है कि जैसे यहाँ पर एक जल संधि है यहाँ पर, और यहाँ पर कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि, पाक जल संधि। ये क्या करती है कि दो वाटर जो बॉडी होती है इनको जोड़ने का काम करती है, और दो जल बड़ी जल राशि के क्या करती है? जोड़ने का काम करती है। जल संधि, जल के उसमें क्या करती है? संधि करती, जोड़ती है। संधि मतलब वो तो जोड़ना। तो दो जल जो राशि है उनको जोड़ने का काम करती है। लेकिन एक और चीज भी ध्यान रखना कि एक इतने तक आप जो है मत रहना, आप ये भी देखना कि दो जो है जो भूखंड है उनको अलग करने का काम भी करती है। यहाँ पर जो है दो जो है स्थल खंडों को ये अलग भी कर रही है। दो जल राशियों को जोड़ तो रही है, लेकिन दो स्थल खंडों को ये अलग भी कर रही है। तो जल संधि का आप लोग ध्यान रखें कि जो जल संधि, अब जो है जल संधि है या चैनल है, तो चैनल कैसे होता है? चैनल थोड़ा से चौड़ा होता है और गहरा होता है, और जो जल संधि होती है वो थोड़ा से कम चौड़ी होगी और कम गहरी होगी, यानी संकीर्ण होगी। और जो चैनल होंगे वहां से जो है फिशिंग या जो है वहां से जो जहाज है, पानी के जहाज, वो आराम से, लेकिन सब भी नहीं, कुछ जो है नैरो होते हैं, कुछ जो है संकीर्ण होते हैं, लेकिन अधिक से अधिक कैसे होंगे? चैनल चौड़े होंगे और गहरे होंगे। और ये दोनों ही जल संधि हो चाहे जो है आपके जो है चैनल है, ये दोनों ही क्या करते हैं कि एक जो है दो जल राशियों को क्या करते हैं? ये आपस में जोड़ने काम करते हैं, और दो भूखंडों को जो है स्थल खंडों को ये अलग भी करते हैं। ये बात। अब चलो वहां पर ये जल संधि हमने देख ली है। ये जो है यहाँ पर ग्रेट चैनल है जो किसको अलग कर रहा है? सुमात्रा को अलग कर रहा है निकोबार से, या आप लोग सीधे कैसे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। और यहाँ पर जो 10 डिग्री चैनल है वो क्या कर रहा है कि अंडमान को जो है ऐसे उत्तरी अंडमान को निकोबार से अलग कर रहा है। और यहाँ पर जो है ऊपर कोको जल संधि है। यहाँ पर इस तरह पे हम देख चलते हैं। यदि हम जल संधि को देख ही रहे हैं तो यहाँ पर लक्षद्वीप है और यहाँ पे मालदीव, और लक्षद्वीप और मालदीव, तो यहाँ पर अच्छा 10 डिग्री है, 9 डिग्री है, ये 8 डिग्री है। तो ये जो डिग्री है जो हमारी ये हमने देखा कि जो अक्षांश रेखाएं है वो कितनी डिग्री पे, तो उसी हिसाब से वो जो है वहां पर हम देख रहे कि वहां पर वही जो है हमने उसको नाम दे दिया 10 डिग्री चैनल या जो है 8 डिग्री चैनल। तो यहाँ पे लक्षद्वीप और जो मालदीव है यहाँ पे ये बड़े अभी विवादों में भी रहा था। तो यहाँ पर लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप के जो है यहाँ पर है मिनिकॉय द्वीप। तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से जो अलग करता है वो करता है लक्षद्वीप, सॉरी, लक्षद्वीप को मालदीव से मिनिकॉय को, पहले हम जो है लक्षद्वीप को देखते हैं और यहाँ पे मिनिकॉय है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। और यदि हम सीधे सीधे देखेंगे कि लक्षद्वीप के और मालदीव के बीच में कौन सा चैनल है, तो 8 डिग्री चैनल है। मालदीव और मिनिकॉय, यदि दो स्थानों को सीधे पर्टिकुलर स्थान देखेंगे तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है 9 डिग्री चैनल। यानी हमारा जो ये लक्षद्वीप है, तो लक्ष्य हमारा जो है 9 डिग्री पे है, और 9 डिग्री लक्ष्य के बाद कौन सा है? मिनिकॉय, मिनिकॉय के बाद मालदीव है। तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है, और लक्षद्वीप के बीच में और मिनिकॉय के बीच में है 9 डिग्री चैनल। यदि हम ऐसे जो है आप लोगों को ध्यान वो नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आप लोग ये समझे कि जो लक्षद्वीप है ये लक्ष्य हमारा बड़ा होता है, और यहाँ पर जो है 8 से बड़ा 9 है, तो यहाँ पर कौन से 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। थोड़ा सा इसमें जो है और देख लेते हैं।
आप लोगों के मानचित्र की बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए। यहां पर जो हमने देखा है कि भारत और श्रीलंका को जो बीच कर रहा है, अलग कर रहा है, यहाँ पे है पाक जल संधि, और यहां पर मन्नार की खाड़ी भी यहीं पे है, मन्नार की खाड़ी भी यहीं पे है। तो जो मन्नार की खाड़ी है यहाँ पे, मन्नार की खाड़ी भी जो है भारत और श्रीलंका के बीच में है, और पाक जल संधि इनको जो है क्या करे, अलग करने का काम कर रही है। अब यहाँ पे खाड़ी, खाड़ी क्या है, जैसे यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। तो खाड़ी क्या है, खाड़ी वो होती है कि जहां पर जो है जिसको इस प्रकार की जो है एक बड़ी जल राशि जिसको जो है तीन तरफ से किसने घेर रखा है, भूमि ने घेर रखा है, तीन तरफ से भूमि ने घेर रखा है, और एक जो है जल राशि है, कोई एक बड़ी जल राशि जिसे तीन तरफ से किसने घेर रखा है, भूभाग ने घेर रखा है, उसे कहते खाड़ी। ये आप लोग जो है क्लियर रखना कि खाड़ी का मतलब क्या है, कि एक जो है जल की बड़ी राशि जिसे तीन तरफ से जो है किसने घेर रखा है, भूमि ने घेर रखा है, उसे खाड़ी कहते हैं। अब उसे खाड़ी कहते हैं। अब यदि दूसरे प्रकार से यदि ऐसा क्वेश्चन बनते हैं कि प्रायद्वीप भारत को कहा जाती है, जैसे जो है हम कहते हैं कि एक प्रायद्वीप है ये, तो भारत जो है प्रायद्वीप, तो ये प्रायद्वीप का मतलब है कि भूमि का वह भाग जो तीन तरफ से जो है पानी से घिरा हुआ उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीप जो है भूमि का वह भाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है उसे क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। अब यहाँ पे हम यहाँ से देखते हैं कि प्रायद्वीप हो गए, और यहां पर एक और प्रकार से पूछा जा सकता है कि एक जो है कौन सा ऐसा जो है केंद्र शासित प्रदेश है जो बहुत ज्यादा छितरा हुआ है, बहुत जो है एक राज्य से अधिक राज्यों में फैला हुआ है, ऐसा कौन सा जो है राज्य है या जो है केंद्र शासित प्रदेश है जो एक से अधिक राज्यों में फैला हुआ है, या उसका जो है क्षेत्र एक से अधिक राज्यों में है। तो यहां पर जो है एक है जो जैसे हम पहले पांडुचेरी के नाम से जानते थे और आज उसे जो है पुदुचेरी के नाम से जानते हैं। तो यहां पर है पुदुचेरी। तो पुदुचेरी जो है, ये पुदुचेरी यहां पे है, एक राज्य, एक जो है इसका जो है इस पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, एक स्थान है उसका जो है, एक क्षेत्र है उसका माहे, और माहे भी ये पुदुचेरी का है, ये केरल में है, केरल के पास है यहां पर माहे। एक उसका क्षेत्र है करिकाल, ये करिकाल जो है तमिलनाडु के पास है, और जो स्वयं पुदुचेरी है, पुदुचेरी जो अवस्थित है ये भी तमिलनाडु के पास है। और एक उसका जो है क्षेत्र है यानाम, ये पुदुचेरी का जो है ये आंध्र प्रदेश के पास है। तो ये अलग अलग राज्यों में जो है छितरा हुआ है। तो ये जो है इस प्रकार से भी प्रश्न, और आप लोगों को ऐसे भी जो है क्लियरिटी होनी चाहिए कि पुदुचेरी जो है ये पुदुचेरी ये कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है। तो इसके बाद हम और जो है इससे क्या संबंध क्या प्रश्न बन सकते हैं ये भी देखेंगे। यहां पर बहुत 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 बार जो है पूछा जाता है कि जो ये भारत का, ये पूरा भारत की जो ये आकृति है, तो यहां पर यदि हम देखें तो ये इसे कहते, ये वाला हिस्सा इसे कहते पश्चिमी घाट, और इसे कहते पूर्वी घाट। और ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है, जब हम नदी बेसिन पढ़ेंगे तो वहां पर क्लियर वो देखेंगे कि इनका कैसे कैसे निर्माण, कहाँ कहाँ पर जो है कौन कौन से जो है डेल्टा का निर्माण कौन कौन सी नदी कर रही है, वो सब उसमें देखेंगे। लेकिन और किसके तरफ जो है जो बरंस घाट कहाँ बन रहे, कौन सी बरंस घाटी से बह रही है, कौन सी नदी जो है नर्मदा या जो है तापी नदी, वो भी पूरी बरंस घाटियां देखेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ ये देख रहे कि जो एक घाट है पश्चिमी घाट और यहाँ पे पूर्वी घाट, इन घाटों के नाम भी बहुत बार पूछे जाते हैं।
और यहाँ पे जो पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट को जो है इसको संयुक्त रूप से यदि देखा जाए कि पश्चिमी घाट को संयुक्त रूप से सह्याद्री कहते हैं। क्या नाम देते हैं? सह्याद्री नाम से जाना जाता है। और यदि इसके जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसके नाम हैं, जैसे यहां से गुजरात से लेकर के और यहां गुजरात से लेकर के और इधर महाराष्ट्र तक, इस घाट को कहा जाता है, गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र तक का जो घाट है, इसे गुजरात और महाराष्ट्र वाला पोरबंदर नहीं, अभी चलो इसे और नीचे देख लेते हैं, वो भी काठियावाड़ का तट, उसे कहा जाता है तट, काठियावाड़ का तट, ये हो गया काठियावाड़ का तट। इसके नीचे गुजरात से महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक, यहां पर दरअसल जो है कोंकणी लोग यहां पे रहते हैं, और वो जो है कोंकणी लोग जो है मछली पकड़ते हैं और मछलियों पे ही ज्यादा निर्भर है। तो इस क्षेत्र में इसे कहा जाता है कोंकण तट, कोंकण लोग वहां पे रहते हैं, इसे कोंकण तट कहा जाता है। यहां से गोवा से लेकर के और न्यू मैंगलोर तक, यानी कर्नाटक वाला जो घाट है, इसे कहा जाता है कर्नाटक वाले को कन्नड़ तट। अब यहां से भी आप जो है कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि कर्नाटक वाले इधर कन्नड़ भाषा बोली जाती है कन्नड़ तट, इधर जो है कोंकणी भाषा बोली जाती है कोंकण तट, इधर जो है एक काठियावाड़ वाला क्षेत्र है, इधर काठियावाड़ का तट। और इसके नीचे सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला है केरल के तरफ, इस तट को कहा जाता है मालावर तट। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, अधिक से अधिक परीक्षाओं में पूछा जाता है मालावर तट किधर है, जो है पश्चिम की तरफ है, पूरब की तरफ है, या वो जो है उसका वो कहां पर है, तो ये केरल के जो है जो तट है, इसे कहा जाता है मालावर तट। अभी इसके आगे हम जो है जो पूरब की तरफ के लिए तट है, इस तट को, ये जो पूरब की तरफ के लिए तट है, इस तट को कहा जाता है इधर मालावर तट हो गए, और इस इधर के जो तट है मालावर तट, और अभी जो है एकदम से दिमाग में नहीं आ रहा है, मालावर तट, और जो है अच्छा, इससे पहले हम जो है ऊपर देख लेते हैं, यहां ओडिशा वाले क्षेत्र में इसे उत्कल तट कहा जाता है, और इधर जो है ये जो तट है, इसको जो है ये ओडिशा वाले में उत्कल तट, ये वाला तट जो है इसको उत्तरी सरकार कहते हैं, और इस तट को कोरोमंडल तट, ध्यान रखना, पूर्वी वाला हिस्सा है इसे कोरोमंडल तट, उड़ीसा वाले क्षेत्र में उत्कल तट, इस क्षेत्र में इसे जो है उत्तरी सरकार। तो ये आप लोग जो है क्लियर रखना कि किस समय कहां पर जो है किस तट को किस नाम से जाना जाता है, तो ये आप लोग जो है ध्यान रखना। चलो इसी के साथ जो है यहां पर जो हमारे भारत के पड़ोसी देश है, इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, भारत के पड़ोसी देशों में। यहां पर भारत के पड़ोसी देशों में सबसे ज्यादा सीमा किस देश से लगती भारत की, तो सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश से लगती है, 4096 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश से लगती है, सबसे ज्यादा सीमा। और जिस प्रकार से पूछा जाता है सबसे कम सीमा किससे लगती है, तो सबसे कम सीमा जो है अफगानिस्तान से लगती है, 106 किलोमीटर अफगानिस्तान से लगती है, और वो भी जो है पीओके में है ये, लेकिन यहां पर जो है 106 किलोमीटर की सीमा जो है अफगानिस्तान से लगती है। और चलो जो है जो ये अफगानिस्तान से जो सीमा लगती है, यहाँ पर जो कौन सी सीमा है उसका नाम क्या है, तो अफगानिस्तान से जो सीमा लगती है वो लगती है डूरंड रेखा। वहां पर वो उस सीमा का नाम है, उस रेखा का नाम है डूरंड रेखा, डूरंड महोदय के द्वारा वो खींची गई थी। तो ये जो है यदि आप लोगों से पूछा जाए कि कहाँ ये किस देशों के बीच में, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो है जो उस समय
जो डूरंड रेखा खींची गई थी। उस समय जो ये डूरंड रेखा थी, उस समय अविभाजित भारत था, तो उस समय जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी। लेकिन जब भारत जो है क्या हो गया कि स्वतंत्र होने के बाद दो राष्ट्रों में बंट गए, तो आज ये रेखा अधिक ये जो है किसके बीच में, भारत जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। अच्छा ठीक है, ये हो गए डूरंड रेखा। अब जो है भारत और जो पाकिस्तान के बीच में है, ये कौन सी रेखा है? और यहां पर उस समय जब भारत जो है, भारत और पाकिस्तान विभाजन हुआ था, उस समय जो है पाकिस्तान दो हिस्से में था, एक पश्चिम पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। तो वहां भी है और इधर भी है ये रेखा, इधर भी। तो आज ये जो है भारत के दो देशों के बीच में है ये रेखा। रेड क्लिफ साहब थे, तो इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ साहब ने रेखा खींची थी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है और भारत और बांग्लादेश के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। इस बात का आप लोग जो क्लियर रखना। अच्छा, फिर जो है हमारा जो पड़ोसी देश है, जैसे चाइना है, चीन है, तो भारत और चीन के बीच में जो है कौन सी रेखा है? तो भारत और चीन के बीच में जो है मैकमोहन रेखा है। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा है। तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। यहां पर अब हम ये देखते हैं कि किन किन जो है, जो भारत के जो पड़ोसी देश है, वो पड़ोसी देश जो है कौन कौन से पड़ोसी देश है और कहां कहां जो है वो कहां किन किन राज्यों से उनकी जो है सीमाएं लग रही है। तो यहां पर एक तो म्यांमार है और यहाँ पे पटकाई बोम सेल्स है, और इसी से जो है यहाँ पर एक प्राकृतिक सीमा का विभाजन हो जा रहा है। तो जो म्यांमार की जो सीमा लग रही है, ये कहां कहां से लग रही है? तो म्यांमार की सीमा आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जो मिजोरम है, यहाँ पे जो है मणिपुर है, यहाँ पे नागालैंड है, यहाँ पे जो है अरुणाचल प्रदेश है, ये इन राज्यों से लग रही है। यहाँ पे भूटान है, तो भूटान की सीमा किन किन राज्यों से लग रही है? तो भूटान की सीमा जो है यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे जो है सिक्किम है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, असम है, इन राज्यों से जो है इसकी सीमा लग रही है। बांग्लादेश की सीमा किन किन से लग रही है? तो बांग्लादेश की जो सीमा लग रही है, तो बांग्लादेश की सीमा यहाँ पे जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो है सिक्किम से भी लग रही है, यहाँ पे मेघालय से भी लग रही है, यहाँ पे असम से भी लग रही है, यहाँ पे जो है पश्चिम बंगाल से भी लग रही है, यहाँ पे जो है त्रिपुरा से भी लग रही है, और यहाँ पे जो है मिजोरम से भी लग रही है। तो आप लोग जो है ध्यान रखना कि कितने कितने राज्यों से लग रही है, ये आप लोग जो है इसका क्लियर रखना। यहाँ पर नेपाल की सीमा किससे लग रही है? उत्तराखंड से लग रही है, उत्तर प्रदेश से लग रही है, बिहार से लग रही है, सिक्किम से लग रही है। और ये सिक्किम की आकृति ऐसे देख लो यहाँ। तो इस सिक्किम की आकृति यदि भारत के मानचित्र में देखेंगे तो नाक जैसी बन रही है। और बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि नाथुला दर्रा कहां पे है? ये नाथुला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो सिक्किम की राजधानी गैंगटोक और गैंगटोक से जो है वो तिब्बत की जो राजधानी लहासा है वहां को जोड़ता है नाथुला दर्रा। और ये 1962 के युद्ध में बंद भी किया गया था, 2006 में इसको शुरू किया गया। और यहाँ पर जो नाथुला और जेलेपला दोनों दर्रे जो है यहाँ पर सिक्किम में है। तो नाथुला नाक से ही जोड़ना कि आप लोग की नाथुला दर्रा नाक जैसे आकृति सिक्किम में है, कोई जो है इसमें डाउट नहीं है। इधर जो चीन है, तो चीन की जो है सीमा किन किन से लग रही है? तो चीन की सीमा इधर जो है लद्दाख से लग रही है, इधर जो है हिमाचल से लग रही है, उत्तराखंड से लग रही है चीन की सीमा, और इधर जो है सिक्किम से लग रही है, अरुणाचल प्रदेश से लग रही है चीन की सीमा। और इधर जो है जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की सीमा किन से लग रही है? यहाँ पर गुजरात से लग रही है, राजस्थान से लग रही है, पंजाब से लग रही है, जम्मू कश्मीर से लग रही है, और इधर जो है लद्दाख से भी लग रही है पाकिस्तान की सीमा। और इधर अफगानिस्तान की सीमा जो है ये लद्दाख वाले क्षेत्र में जो पीओके है वहां से जो है ये सीमा लगती है। तो ये हमने जो है इस तरह सीमा देखी कि किन किन राज्यों से किन किन देशों से लग रही है। और यहाँ पर जो है ये हमारी इधर जलीय सीमा है। अच्छा ठीक है, ये जो है प्रश्न बनता है कि जो हमारी स्थलीय सीमा है वो टोटल है कितनी स्थलीय सीमा, और हमारी जलीय सीमा, भारत की जलीय सीमा कितनी है? यानी तट रेखा है,
भारत की जो स्थल तट है, ये जो स्थल वाले जो है क्षेत्र है, स्थलीय तट है, और जो है जलीय तट है, ये कितना कितना है। तो यहाँ पर जो है यदि हम देखें तो भारत का जो स्थल वाला है ये है 15,200 किलोमीटर, और जो जलीय सीमा है हमारी, जहां पर स्थल नहीं लग रही है, तो जलीय सीमा है, तो मीन जो लैंड की है, मीन लैंड का बोलने का मतलब यहाँ पे कि हम जो है यहाँ पे आइलैंड को सम्मिलित नहीं करें, द्वीप समूह को सम्मिलित नहीं कर रहे, तो मीन लैंड की है यहाँ पर 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। और यदि हम द्वीप समूह को भी उसमें जोड़ देते हैं, द्वीप समूह वाले को जोड़ देते हैं, तो वो तब हो जाता है 7,516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर हमारी क्या हो जाती है, जो समुद्री सीमा हो जाती है वो हो जाती है। जो स्थल वाली ये जो है जलीय सीमा हो जाती है वो 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। और यदि मीन लैंड का ही पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखना कि 6100 किलोमीटर, और यहाँ पर जो है स्थल वाली सीमा है तो यहाँ पर 15,200 किलोमीटर, और इनको जो है पीछे 7,516 को जो है उसमें आप लोग जोड़ देना तो 2200 कुछ जो है किलोमीटर हो जाएगा। टोटल कितनी है तो वो जो है आप लोग ध्यान रखना। अब जो है हम इस पे देखते हैं, हो सके वीडियो लंबी चले जाए, लेकिन यहाँ पर जो है क्लियरिटी होनी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे हमने देखा था कि भारत के जो स्थिति थी ये उत्तरी गोलार्ध में थी पूर्णतः, और उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में थी। जब हमने इसको 4 हेमिस्फीयर में बांटा है तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। अब सीधे सीधे यहीं पे जो है देख लेते, मानचित्र में देख लेते हैं। यहां पे कहा जा रहा है कि जो इसका विस्तार है, जो इसका देशांतर विस्तार है और अक्षांश विस्तार है, तो देशांतर रेखाएं मैंने जो बताई थी कि जो ऐसे रेखाएं हैं जो ऊपर से नीचे के लिए खींची गई है, यानी खड़ी लाइनें हैं वो देशांतर लाइनें हैं, और जो पड़ी लाइनें हैं वो अक्षांश रेखा उन्हें कहते हैं, या अक्षांश जो है रेखाएं उन्हें कहते हैं। और यहाँ पे जो हमने देखा था तो इसका अक्षांश विस्तार कितना, देशांतर विस्तार कितना है, तो इसका जो अक्षांश विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट। ध्यान रखना कि इसमें उत्तर जरूर लिखना कि उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 4 मिनट उत्तर तक इसका जो है क्या है, अक्षांश विस्तार है। इसका जो अक्षांश विस्तार ऐसे में है, ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है, और इसका जो देशांतर विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से यानी ईस्ट से, और 97 डिग्री 2.5 मिनट ईस्ट तक है यानी पूरब तक है। अब यदि हम इसको देखेंगे कि यहां पर
जो सबसे पूरब में और यहाँ पे सबसे पश्चिम में, सबसे पश्चिम वाला हिस्सा यहाँ पर गुजरात का है और सबसे पूरब वाला हिस्सा यहाँ पे कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश का है। तो गुजरात का जो सबसे पश्चिम वाला हिस्सा है ये है गोहर मोती, यानी गोहर मोती से लेकर के और यहां पर जो है कीबिथु, इसका जो सबसे पूर्वी जो हिस्सा है, जो स्थान है, ये कीबिथु जो है सबसे पूर्वी गांव है, यहाँ पे कीबिथु है। तो कीबिथु से लेकर के और कहां तक, गौर मोता तक, यहां तक इसका जो है 68 डिग्री 7 मिनट से और 97 डिग्री 2.5 मिनट पूरब तक इसका जो है विस्तार है, देशांतर विस्तार। और इसका जो अक्षांश विस्तार है ये 8 डिग्री। तो मुख्य भूमि की बात की जा रही, मुख्य भूमि की कहां से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, नॉर्थ तक, ये यहां तक इसका जो है विस्तार है, अक्षांश विस्तार। अब यदि हम जो है यहां पर देखेंगे तो जो है 37 डिग्री 6 मिनट से और 8 डिग्री 4 मिनट, इसको यदि इसमें 37 में से इसको माइनस कर देंगे 8 को, तो लगभग 30 के लगभग आएगा, 29 पॉइंट कुछ आएगा, 30 के लगभग आएगा। और यहां से 97.25 से जो है 68 पॉइंट जो है 7 को माइनस कर देंगे तो यहां भी लगभग 30 ही आएगा, 29 के लगभग आएगा। तो 30 लगभग उतना ही इसका देशांतर विस्तार है, उतना इसका जो अक्षांश विस्तार है। अब इसमें यदि हम किलोमीटर के हिसाब से देखें कि किलोमीटर के हिसाब से कितना है, तो जो इसका देशांतर विस्तार है वो है पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर है इसकी पूर्व से पश्चिम तक लंबाई, किलोमीटर में 2933। लेकिन उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें तो यहां पर 3214 किलोमीटर है, इस बात का ध्यान रखना। यानी उत्तर से दक्षिण की इसकी जो लंबाई है वो ज्यादा है और जो पूरब से पश्चिम की है वो कम है। यहाँ पे 2933 है, यहाँ पर जो है 3214 किलोमीटर है। जबकि हमने अक्षांश विस्तार और देशांतर विस्तार का जो अंतर देखा वो लगभग बराबर है, 30 डिग्री का इसमें अंतर, ये जो है अंतर है। तो यहाँ पर हम जो देखेंगे कि इसका उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, यहां पर हमने देखा कि इसके भारत के बीचों बीच से जो है कर्क रेखा गुजर रही है और कर्क रेखा इसको क्या करती है कि इसको जो है 2 टेम्परेचर जोन में ले जाती है। अच्छा, एक जो है और चीज देख लेते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि इसका जो क्षेत्रफल है 3287,263 वर्ग किलोमीटर, 3287,263 वर्ग किलोमीटर। यदि आप लोगों को इतना ध्यान न रहे 3287,263, फर्स्ट में जो है 3 है, लास्ट में 3 है, यदि वो न रही याद तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर ध्यान रखना, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, इसको ध्यान रखना। इतना इस प्रकार से भी जो है आ सकता है और इस प्रकार से भी आ सकता है। तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्या है, क्षेत्रफल है। अब यहाँ पे जो ये है तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये 2 टेम्परेचर जोन में ले जाते हैं। ये वाला हिस्सा जो है नीचे वाला ये तो आ जाएगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में और इधर वाला आ जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो हम यहाँ पे देखते हैं तो ये वाला हिस्सा जो है, जो इससे विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री के ऊपर तक का हिस्सा है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तो लगभग जो है जब हम जो है ग्लोब में देखेंगे और वहां पर जो है टेम्परेचर जोन देखेंगे, जो अलग अलग जो ये पेटियां हैं उनको देखेंगे तो उस क्षेत्र में 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण तक, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा तक सूर्य सीधा चमकते, लगभग सीधे चमकते, वर्ष भर लगभग सीधा चमकता है। और वहां पर सबसे ज्यादा गर्मी भी है और यहाँ पर जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ हम देखते तो वहां पर सूर्य जो है तिरछा चमकता है और वहां पर जो दिन और रात की जो है अंतर भी होता है वो भी जो है काफी होता है और यहाँ पर जो है दिन और रात का अंतर यहाँ पे कम होता है और यहाँ पे सर्दी और गर्मी का भी अंतर काफी होता है। अब और यहाँ पर जो है लगभग हमेशा ज्यादा जो है गर्मी रहती है और यहाँ पर इसी क्षेत्र में सूर्य सर के ऊपर भी सबसे ज्यादा, इसमें जो है साल भर यहाँ पे सूर्य सर के ऊपर भी चमकते हैं। तो यदि हम उत्तर से भारत का देखेंगे कि इसका विस्तार जो है 30 डिग्री का इसका जो विस्तार है, तो इस 30 डिग्री के विस्तार में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो एक केरला वाला क्षेत्र है,
यहाँ पर सर्दी और गर्मियों के मौसम के हिसाब से देखेंगे तो सर्दी और गर्मियों के मौसम के हिसाब से यहाँ पर सिर्फ जो दिन और रात का अंतर होता है सर्दी और गर्मी के मौसम के हिसाब से, क्योंकि सर्दियों में जैसे उत्तरी भारत में तो सर्दियों में रातें लंबी लंबी हो जाती है और दिन छोटे हो जाते हैं, और जो है गर्मियों में यहाँ पे दिन लंबे हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर देखें, हम केरला में देखें तो यहाँ पर जो अंतर आता है सर्दियों और गर्मियों के दिन रात में वो सिर्फ 45 मिनट का अंतर आता है। जबकि जो लद्दाख है यहाँ पर हम देखेंगे सर्दी और गर्मियों के मौसम के हिसाब से तो यहाँ पर 5 घंटे का अंतर आता है दिन और रात में। ये जो है भारत फेस करता है, कहीं पे जो है 5 घंटे का अंतर आ जाता है दिन और रात में, और सर्दी और गर्मियों के हिसाब से मौसम के हिसाब से, और कहीं पे सिर्फ जो है 45। तो इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ पर सबसे कम अंतर मिलेगा भारत में सर्दी और गर्मियों के जो है दिन रात के में, तो यहाँ पर जो है सबसे कम अंतर मिलेगा। अब ये जो है ये तो हमने ऐसे भी देखा। यदि हम इसके जो पूर्व और पश्चिम का जो विस्तार है इसके हिसाब से देखें, भारत का पश्चिम और पूर्वी विस्तार इसके हिसाब से देखें, और यहाँ पर एक जो है यहाँ पर और एक रेखा है, ये मानक एमोत्तर रेखा है, यानी ये जो है IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो यहाँ से, तो ये जो है भारत के बीचों बीच से ये जो है, इससे भी हमने क्या कर दिया कि यहाँ पर 68 और जो 97 था इसमें जो है लगभग आया है 30 डिग्री का अंतर आया, और 30 में से इसको जो है 2 भागों में बांटा तो लगभग जो है यहाँ पे 15 डिग्री इधर से और 15 डिग्री इधर से, यहाँ बीचों बीच से एक जो है लाइन खींची गई है। और यहाँ से हमने क्या कर दिया कि समय को जो है विभाजित कर दिया कि भाई जो है इधर वाले भी इसी समय को मानेंगे, सबसे पूर्व वाले और पश्चिम वाले भी इसी को समय को मानेंगे। तो यहाँ पर जो ये 82.5 डिग्री पे है ये लाइन, ये रेखा, ये एक तो ध्यान रखने के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इस बात का आप लोग जो है ध्यान रखना। और यहाँ पर जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जिसको हमने जो है मानक समय रेखा अपनी वो लिया है। तो ये जो है जो इसमें क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि ये किस पर्टिकुलर स्थान से गुजरती है, तो मिर्जापुर, पुरानी किताबों में आपको जो है नैनी मिलता है, लेकिन जो नई किताबें हैं उन पे मिर्जापुर। और यदि जो है मिर्जापुर और नैनी जो यदि कोई एग्जाम होता है तो उसमें आप लोग ध्यान रखना कि यदि नैनी नहीं है और ऐसे जो है नए होगा कि दोनों ही ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप अब जो नई किताबें हैं उन पे मिर्जापुर आप लोग ध्यान रखना कि मिर्जापुर से होके गुजरती है। अच्छा, अभी जो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पे समय में हम जो है क्या अलग अलग टाइमिंग रहती है भारत में, या जो है हमने एक ही टाइम जोन ले रखे लेकिन क्या समय में कोई अंतर रहता है। तो आप लोग ध्यान रखने कि जो 2 देशांतर है, एक देशांतर ये है, एक ये है, इन 2 देशांतरों के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है, समय का 4 मिनट का अंतर होता है। अब 2 देशांतरों के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है, तो यहाँ पर 68 से 97, यानी हमने कहा कि जो है यहाँ पर 30 डिग्री का अंतर आ रहा है। तो 30 डिग्री का अंतर आ रहा है, तो 30 गुणा गए 4, 4 × 12, 120 मिनट, 120 मिनट का अंतर आ रहा है। अब 120 मिनट का अंतर आ रहा है तो इसका मतलब है कि 2 घंटे का अंतर आ रहा है। अब 2 घंटे का अंतर आ रहा है, तो 2 घंटे का अंतर आ रहा है, तो 1 घंटे का इधर के लिए आएगा और 1 घंटे के इधर के लिए आएगा। यदि यहाँ पर दिन के 11 बज रहे होगी तो है तो पूरा एक ही टाइम जोन है भारत का, लेकिन यहाँ का जो है समय पूर्व का समय क्या होगा, प्लस में होगा, आगे होगा। तो यहाँ पर 11 के जो है जगह यहाँ पर 12 बजे वाला, जो यहाँ पर 12 बजे वाला टाइम हो जाता है, लगभग यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर जो है लगभग जैसे 10 बजे वाला टाइम होता है तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। अब चलो, ये तो दिन की बात है। जैसे सुबह जो है होती है हमारे यहाँ, हम तो यहाँ जो है ये उत्तराखंड भी लगभग यही है, थोड़ा से आगे है, 2-4 मिनट का जो भी अंतर होगा। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से मान के चले कि सुबह यहाँ इस स्थान पे सुबह हो रही है, आजकल 7 बजे यहाँ पे धूप आ रही है, या 6 बजे आ रही धूप, यहाँ पर 6 बजे आ रही धूप। तो 6 बजे यहाँ पे धूप आ रही है 6 AM पे, तो यहाँ पर धूप कब आ जा रही होगी, 5 बजे आ रही होगी। और इस क्षेत्र में धूप कब आ रही होगी, तो यहाँ पर जो है 7 बजे आ रही होगी। तो उसी हिसाब से शाम को भी क्या होगा, उल्टा होगा। जब जो है अब इसके स्थान में यहाँ पर तो 7 बजे आ रही है, यहाँ पे जो है 5 बजे आ रही है,
तो 2 घंटे का अंतर आ गया पूरब के समय में और पश्चिम के समय में। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे पूरब का जो समय है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का और गुजरात के समय में कितने समय का अंतर है, कितने जो है मिनट का अंतर है, घंटे का अंतर है, तो 2 घंटे का अंतर आएगा। और 2 घंटे का अंतर आएगा तो ये जो है हम जो है ये भी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। अब ये प्रॉब्लम जैसे ऑफिस के टाइम में दूसरे टाइम में ये प्रॉब्लम आती है। अब जो है लेकिन यहाँ पर रात भी जो है 2 घंटे पहले होगी। यहाँ पर यदि 5 बजे रात होगी तो यहाँ पर जो है शाम को जो है 7 बजे रात होगी, 7 बजे सूर्य जो है अस्त होगा। अच्छा चलो अब जो है हमने इतना जब वो समझ लिया है तो थोड़ा से जो है ग्रीनविच मेन टाइम से समझ लेते कि भारत का समय कितना आगे है और कितना कैसा है। तो यहाँ पर जब हमने देखा कि 4 मिनट का अंतर है, 2 जो है देशांतर के बीच में 4 मिनट का। और देशांतर के एक और प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जाता है या पूछा जा सकता है। देशांतर जो होती है ये क्या होती है कि जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाती है वैसे ये जो है ये क्या होती है, संकुचित होती जाती है, कम होती जाती है। और सबसे ज्यादा विस्तार उसका कहाँ पे होता है, विषुवत रेखा पे उसका सबसे ज्यादा विस्तार होता है। तो सबसे ज्यादा विस्तार देशांतरों का विषुवत रेखा पे होता है और सबसे कम जो है कहाँ पे होगा, ध्रुवों की तरफ होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 डिग्री का जो है यहाँ पर 1 डिग्री के बीच में 4 मिनट का अंतर है और हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है। और लंदन का जो ग्रीनविच का जो है वहां पर 0 डिग्री है और हम है 82.5 डिग्री आगे और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का अंतर है। तो इसको देख लेते हैं कि हमारा जो समय है और लंदन के समय में वो कितना अंतर है। अधिक से अधिक एग्जाम में पूछा जाता है, वैसे जो है रटना पड़ता है कि 5.5 घंटे आगे है भारत के समय। और यदि वहां पर इतना बज रहा होगा तो भारत में इतना हो रहा होगा। क्यों ना हम इसको जो है यहीं पे समझ लेते हैं। यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि 82.5 डिग्री भारत जो है ग्रीनविच 0 डिग्री से आगे है, 0 डिग्री से आगे। अब 82.5 जो है इसको 82 को गुणा जो है 4 से कर लो तो 2 चको 8 और 8 चको 32, 200 8 चको 32 तो 328 और जो आधा मिनट और था, आधा डिग्री और थी तो 82.5 डिग्री थी, तो जो आधा डिग्री और थी तो उसमें 1 डिग्री में जो 4 मिनट लग रहा है तो आधा डिग्री में 2 ही मिनट लगेगा। तो 2 मिनट लगेगा तो 2 मिनट इसमें और जोड़ दो तो 320। अब इसको घंटे के हिसाब से बांट दो तो एक जो है घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 6 पंजे 30, ये 20 में 30 हो जाएगा, 2802 30, 330। तो 330 मिनट हो चुके हैं। 330 मिनट यहाँ के समय में और वहां के समय में अंतर होगा। और यदि घंटे के हिसाब से जोड़ेंगे तो 60 मिनट का 1 घंटा तो 6 पंजे 30, 5 घंटे और 30 मिनट ये और बच गए तो ये जो है कितने हो गए, 5.5 घंटे। तो भारत और ग्रीनविच के समय में कितने का अंतर आ गए, 5.5 घंटे का अंतर आ गए। अब जो है बार बार पूछा जाता है कि यदि वहां पे 12 बज रहे होगी तो भारत में कितना होगा। तो जहां पे 0 डिग्री है, 0 डिग्री से इधर के लिए जो है पूरब के लिए समय हो जाएगा प्लस में और 0 डिग्री से पश्चिम के लिए समय हो जाएगा माइनस में। इधर हो जाएगा प्लस में और इस तरफ जो है इधर के लिए हो जाएगा पश्चिम में। अब हम आसानी से जब हम जो है ये देशांतर और कर ये जो है अक्षांश रेखा पड़ेगी उस समय हम इसको और अच्छे से समझेंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोग जो है इतना समझ लीजिए कि आप लोगों को जो है इस प्रकार का, और इसका हम जो है आसान करने के लिए 7.5 का मल्टीपल करते हैं क्योंकि 7.5 का जो है मल्टीपल करेंगे उससे जो है गुणा करेंगे तो वो 30 आ जाएगा। 4 से गुणा करेंगे और 30 का मतलब है कि यदि जो है 7.5 डिग्री जो सूर्य को जो है वो पार करने में टाइम लग रहा वो 30 मिनट लग रहा तो 7.5 दूनी जो है 15 होता है, 15 डिग्री को जो है 60 मिनट लगेगा तो 1 घंटा लगेगा। और इस प्रकार से जो है 24 घंटे का हम आसानी से उसको निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जो है ऐसे में भी आसानी से निकाल सकते हैं कहाँ पर क्या है, ज्यादा उसको रटने की जरूरत नहीं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अब टाइम भी इसमें जो है मुझे लग रहा है कि हम थोड़ा ज्यादा ही, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और वो पूछा जा सकता है उस पर हम जो है यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बोलने का मतलब है कि भारत इस प्रकार से समय के हिसाब से भी इस प्रकार की समस्या को जो है झेलता है और यहाँ से भी इस प्रकार की। तो ये भारत को जो है 2 फिजिकल उसमें बांटता है। और अब पीछे क्या लिखा हुआ है जरा उसमें फिर से वापस जाते हैं।
तो ये हमने देख लिया है कि कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तर में देश के जो है 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह, अरब सागर में। तो ये हमें पता होगा कि यहाँ पर जो ये लक्षद्वीप समूह है ये अरब सागर में है, और जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये जो है बंगाल की खाड़ी में है। और यहाँ पर ये मुख्य भूमि का था 8 डिग्री 4 मिनट से। लेकिन यदि हम द्वीप समूह से देखें तो यहाँ पर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम बिंदु है यह है 6 डिग्री 45 मिनट से। तो 6 डिग्री 45 मिनट से सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम जो है बिंदु हमारा 6 डिग्री 45 मिनट पे है, 45 मिनट पे है। तो यहाँ पर जो सबसे दक्षिणतम बिंदु, अब हमने यहाँ पे समझा था कि जो हमारा यहाँ पर विस्तार है पूर्व से पश्चिम तक, यानी कीबितु से और गौहर मोती तक, यहाँ पर उत्तर से और दक्षिण तक का जो विस्तार है सबसे दक्षिण तक, यहाँ पर तो कन्याकुमारी है, केप कमोरियन। केप कमोरियन यहाँ पर केप कमोरियन मतलब केप जो है का मतलब है कि वो सब भूमि को हिस्सा, वह नुकीला भाग जो समुद्र की तरफ जो है या सागर महासागर की तरफ धसा हुआ हो तो उसे केप कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है केप कमोरियन है। और यहाँ पर सबसे उत्तरी बिंदु, तो सबसे उत्तरी बिंदु है ये दोनों से इंदिरा नाम से जुड़े हुए, इंदिरा कौल, और सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ये आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट पुराने नाम, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट पुराने नाम। लेकिन यहाँ पर जो है सबसे उत्तर में इंदिरा कौल और सबसे दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कौल कहीं से हम जो है याद रखें, जो है ये हो सके भूल जाएं और वहां पर इंदिरा पॉइंट की जगह इंदिरा कौल कर दें, तो आप लोग जो है ये याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि ये ट्रिक है। लेकिन जब भी हम कहीं कॉल करते हैं तो कभी नीचे की तरफ होंगे, कहीं गड्ढे में होंगे नीचे, तो वहां क्या नेटवर्क पकड़ेंगे, वहां क्या टावर जो है वहां पे नेटवर्क आएंगे, वहां नेटवर्क नहीं आएंगे। तो नेटवर्क के लिए हम क्या करते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं थोड़ा सा, तो ऊंचाई पे गए तो यहाँ पर नेटवर्क पकड़ रहा है, तो कॉल ऊपर से होगी और पॉइंट जो है नीचे है, इंदिरा जो है पॉइंट नीचे है। तो ये आप लोगों को क्लियर रखना, ध्यान रखना है। और ये जो है 2004 में जो सुनामी आई है, इससे ये जो है क्या हो गए, तवा हो गए, जो है ये जो है अब दिख नहीं रहा है। तो ये भी जो है आप लोग क्लियर रखना। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, यही बात की जाए, भारत संघ राज्य का सबसे दक्षिण बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। और ये सिर्फ कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए नहीं, कक्षा 9th क्लास है और कक्षा 9th के बच्चों के लिए भी जो है, आप लोग जो कक्षा 9th के बच्चे जाने वाले हैं आप उनको, और ये कक्षा 9th के बच्चों की बात भी नहीं है, किसी प्रकार के आप जो है बच्चों को कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, आपको जो है बच्चों को जीके अच्छा करवाना है, तो उस चीज के लिए भी जो है ये अच्छा है। तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का इसके हिसाब से देखे कि किस नंबर पे है भू क्षेत्र के हिसाब से, तो ये विश्व का सबसे बड़ा 7वां सबसे बड़ा देश है। और 7वां सबसे बड़ा देश, और यदि हम ये देखेंगे जनसंख्या हिसाब से तो पहले नंबर पे आ चुका है, चाइना को हमने पीछे कर दिया है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 7वां सबसे बड़ा देश है। अभी जो ये 7वां सबसे बड़ा देश है, इसको भी आप बिल्कुल क्लियर रखना कि जो है 7वां सबसे बड़ा देश है, तो पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, और इसका जो है किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले 7 बड़े देशों में सबसे पहले रूस, फिर है कनाडा, पहले नंबर पे रूस, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पे चीन, 5वें नंबर पे ब्राजील, 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे भारत, और 8वें नंबर पे अर्जेंटीना। ये भी आप लोग ध्यान रखें, 8वें नंबर पे कौन है, तो 8वें नंबर पे अर्जेंटीना है। और यहाँ पर कितने इनके पास जो है भूलैंड है, तो यहाँ पर भी जो है ये बात जो है ये यहाँ पर वो दिखाया गया कि कितने इनके पास है, और प्रति लाख वर्ग किलोमीटर में। तो ये जो है सबसे जो है 7वां सबसे बड़ा देश। अब इस पे जो है फिर से आते हैं और देखते हैं कि
क्या इसमें जो है और महत्वपूर्ण है, उन जो महत्वपूर्ण है उस पर जो है चर्चा करते हैं। वैसे काफी महत्वपूर्ण पे यहाँ पे चर्चा हो चुकी है, लेकिन अच्छा, भारत की स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर, समुद्री तट रेखा जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ जो है 7,516.6 किलोमीटर जो हमने देख ली है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्व सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है। और ये पर्वत हम जो है दूसरा जो हमारा वो चैप्टर है उसमें हम सारे पर्वत देखेंगे, सारे जो है जो भू आकृतियां हैं वो आकृति देखेंगे, जो मैदानी है, गंगा यमुना का मैदान है, पठार है, आपके जो भाबर है, आपका जो है तटीय प्रदेश है, ये सब जो है देखेंगे, द्वीप समूह है, रेगिस्तान है, थार का मरुस्थल है, वो सब देखेंगे। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत के जो है उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्व सीमा पर बलित पर्वत है। यानी ये बल जो है ये कहा जा रहा है कि हिमालय जो का निर्माण हुआ बल के द्वारा हुआ है, यानी फोर्स पड़ा है उस पर। इसके दक्षिण का भूभाग क्या कहा जा रहा है, इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में हिंद महासागर की ओर संकरा हो गया। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि उत्तर की ओर तो ये जो है इसका भूभाग कैसा है, चौड़ा है। यहाँ पर जो है कहा जा रहा है, देख लेते एक बार के लिए कि इसका जो है क्या कहना चाह रहा है, एक बार के लिए इसको भी क्लियर कर लेते हैं कि ये कह रहा है कि उत्तर पश्चिम और ये उत्तर पश्चिम वाले, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये उत्तर जो है उत्तर पूर्व की तरफ, और इधर से हिमालय फिर ऐसा मुड़ जाता है यहाँ पे नामचा बरवा से, यहाँ पे नामचा बरवा से हिमालय जो है नीचे के लिए जो है उसका विस्तार फिर पूर्व की तरफ नहीं बल्कि जो है दक्षिण की तरफ हो जाता है। और इसका मैंने जो बताया था कि इसी का विस्तार जो है क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और यहाँ पे कहा जा रहा है, अच्छा हिमालय जो है ये एक अर्धचंद्र आकृति बनाता है, ये आप देखो अर्धचंद्र आकृति बना रहा है, तो ये इसका विस्तार है। और क्या कहा जा रहा है कि इसके जो है जो उत्तर की तरफ है, यहाँ पर इस हिमालय के उत्तर की तरफ यहाँ पे जो है चौड़ा मैदान है। फिर कहा जाए कि 22.5 डिग्री से 20 और 22 डिग्री से 22.5 डिग्री से जो है भारत का जो है जो भूभाग है वो कैसा होता जाता है, संकरा होता जाता है। तो यही वो बात यहाँ पे कही जा रही है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत का जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने 2.4% है, भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है, पूरे भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। और जनसंख्या के हिसाब से देखें तो 17.5% जो है पुराने पिछले जो आंकड़े उसके हिसाब से, लेकिन हो सके जो है आप कुछ नया अपडेट अभी जो है नए आंकड़े में आए और पूरे विश्व की जनसंख्या के हिसाब से तो, लेकिन 17.5% आप देख रहे कि यहाँ पे जनसंख्या 17.5% है और जो भौगोलिक क्षेत्र का है वो 2.4% है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो है चौड़ा है और 22.5 डिग्री अक्षांश से जो है हिंद महासागर की ओर ये संकरा हो गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। तो अक्षांश का विस्तार और देशांतर का विस्तार लगभग जो है कहा गया कि 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। जो पूर्व पश्चिम का विस्तार है वो क्या है, वो कम प्रतीत होता है, और जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार वो ज्यादा है। 32-34 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर जो है उत्तर से दक्षिण का विस्तार है, जबकि जो है 29-33 किलोमीटर जो है पूर्व से पश्चिम का विस्तार है, तो वो कम है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के जो स्थानीय समय में कितना है 2 घंटे का अंतर है, अतः 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक यमोत्तर माना गया है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से होकर क्या है गुजरती है। तो अब आप जो है उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर, नैनी भी यदि दिया जाए तो मिर्जापुर नहीं होगा। अक्षांश का प्रभाव क्या है, अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर जो है यदि हम देखें दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। और हमने दिन और रात की अवधि देखी कि जो सबसे जो है नीचे केरल में तो वहां पर सिर्फ जो है 45 मिनट का अंतर है,
सर्दी और गर्मियों के जो है दिन रात में। लेकिन जैसे हम जो है देखेंगे कि कहाँ पर लद्दाख में, तो वहां पर जो है 5 घंटे का। तो भारत तथा विश्व में, यहाँ पर देखिए भारत और विश्व में क्या है, इसकी भारत का विश्व में क्या स्थिति है। तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। तो पूर्व और पश्चिम एशिया महाद्वीप के जो पूर्व पश्चिम में इसकी स्थिति है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। तो एशिया महाद्वीप का ये जो है दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसे नहीं है। कोई भी देश ऐसा नहीं जिसकी तट की सीमा जो है भारत जैसी होगी हिंद महासागर में। इसलिए इसी कारण जो है भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण क्या हो गए, एक महासागर नाम यानी हिंद महासागर का नाम जो है क्या हो गया, उसके देश के नाम पर पड़ा है। महासागर का नाम उसके नाम पर पड़ा, यानी भारत के नाम पे, हिंदुस्तान के नाम पे हिंद महासागर के नाम पड़ा। सन 1979 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7000 किमी की दूरी कम हो गई। तो जब जो है 1879 में जो है सुएज नहर खुली, तो भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी हो गई है, 7000 किलोमीटर कम हो गई है। हम सुएज नहर को जब जो है विश्व का मानचित्र देखेंगे, यह जो है हम जो है जब जो है अलग अलग महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, एशिया महाद्वीप के, अफ्रीका महाद्वीप के, यूरोप के महाद्वीप के बारे में, तो वहां पर जब हम जो है सुएज नहर को देखेंगे, तो सुएज नहर पे जो है क्वेश्चन आता है और कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। और वहां पर ये पूछा जाता है कि ये किन दो महासागरों को जो है ये किन किन के बीच में है। तो वहां पर लाल सागर, काला सागर, पीला सागर, और वो जो है लाल सागर, और लाल सागर की स्थिति ऐसी स्थिति है लाल सागर की, और इधर जो है भूमध्य सागर है। जब जो है आप देखेंगे तो इन दोनों के जोड़ने का काम करती है सुएज नहर। तो लाल सागर के और जो है भूमध्य सागर को जोड़ती है सुएज नहर। तो और वहां पर जो है इतना कंफ्यूज हो जाता है कि जो परीक्षार्थी है वो गलत कर देता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना। इसमें भी हमने देख लिया है। अब यहां पे देखते हैं कि यहां पर क्या कहा जा रहा है। जो महत्वपूर्ण कुछ होगा उसे मानचित्र से भी देखेंगे। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, यानी बहुत पुराने हैं, परंतु यह समुद्री यह संबंध क्या था, समुद्री मार्गों की अपेक्षा जो है भूभागों से होकर था। यानी पहले जो है पुराने समय से, बहुत पहले जब जो है ये जो है सुएज नहर या जो है अंग्रेज जब जो भारत में आए या पुर्तगाली भारत में आए 1498 में वास्को डी गामा, तो उससे पहले जब तक समुद्री मार्ग की खोज नहीं हुई थी तब तक जो है थे भारत के संबंध। और वो कैसे थे, जो स्थल भाग है भूभागों से होकर के जो है व्यापार होता था। उत्तरी पर्वतों की दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल से भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। तो क्या जो है इस प्रकार का पूछा जा सकता है कि जो है प्राचीन काल में जो है कहां से जो है किस मार्ग से जो है व्यापार होता था। तो पूछा जाए समुद्री मार्ग से, स्थल मार्ग से, समुद्री स्थल मार्ग से, इस प्रकार से दोनों ही है। या जो है आपको ध्यान रखना कि स्थल मार्ग से होता था, या जो है ये उत्तरी पर्वतों के दर्रों से होता। और ये दरे दुरे में हम जो है अगले उसमें देखेंगे। इन मार्गों से प्राचीन समय में विचार और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या किस चीज का आदान प्रदान होता था, किस चीज का व्यापार होता था, जो है आदान प्रदान होता था, अदली बदली होती थी। क्या वस्तु का ही अदली बदली व्यापार होता था, क्या पैसों से होता था, वस्तु विनिमय होता था। अब साथ में होगा कि विचारों का, तो यानी विचार, जब हम एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से, एक जगह से हम दूसरी जगह जाते हैं तो वहां के विचारों से भी परिचित होते, वहां की संस्कृति, तो विचार और वस्तु का आदान प्रदान दोनों ध्यान रखना। इस प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंची। तो भारत के जो है उपनिषद का विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक, ये जो है ये भारत से गए हैं विभिन्न देशों में। मसाले, मलमल, कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए गए। तो यहाँ से जो व्यापार होते थे, मसालों का व्यापार होता था, मलमल का व्यापार होता था, मलमल कपड़े, तो इसका जो है मलमल और कपड़े का व्यापार होता था। किन किन चीजों का व्यापार होता था, ये चीज, सिर्फ मसाले मसाले आप लोग ध्यान में मत रखना, ये चीजें भी है। भारत के पड़ोसी देश में हम देखें, भारत की भूमि की सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर पश्चिम में तो हमने देख लिया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ है, उत्तर में चीन और नेपाल और भूटान के साथ है, और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ है। तो पूर्व में किसके साथ है, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ है
दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह है। एक द्वीप समूह कौन है? श्रीलंका है, और एक मालदीव है। जो हमने मालदीव जो है और लक्षद्वीप के बीच में जो देखा, तो वहां पर जो है वहां से मिनी क्वाई और जो है मालदीव के बीच में, तो वहां पर हमने देखा कि कौन सी जो है चैनल था, तो 8 डिग्री जो चैनल था वो जो है उनको अलग कर रहा है। तो ये दो हमारे जो है समुद्री पड़ोसी द्वीप समूह वाले दो पड़ोसी देश है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता जिसे पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। एक जो है पाक जल संधि और एक मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। तो मालदीव कहाँ है? लक्षद्वीप के समूह के जो है दक्षिण में स्थित है, वो हमने देखा है। सन 1947 से पूर्व भारत दो प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। 1947 में दो प्रकार के राज्य थे जब जो है भारत स्वतंत्र नहीं होता। एक जो है प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत थे, और एक रियासत थे जो राजा रजवाड़ों के अधीन थी। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे। तो वायसराय के द्वारा जो नियुक्त अंग्रेज अधिकारी होते थे वो कहां पे शासन करते थे? इन पे शासन करते थे। और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता, यानी पिता के बाद जो है पुत्र जो है उसके जो है सत्ता संभालता था, पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुत्व मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। और ये जो है किसके प्रभुत्व के अंतर्गत है? अंग्रेजों के शासन के प्रभुत्व में, और ये स्वतंत्र होकर के फिर जो है शासन करते थे। तो एक कुछ जो है यहाँ पर तथ्य है। अब यहाँ पर जो कुछ छूट रहा होगा, और धीरे धीरे जो है जैसे हम ये मानचित्र देखते हैं, क्योंकि हम ज्योग्राफी जितने भी अध्ययन करेंगे वो सारे ज्योग्राफी के माध्यम से ही करेंगे, तो जो भी हो जो है हमें दिखाई देगा। बहुत सारे जो है हम पहाड़ियाँ जो बहुत सारे दूसरे उसमें देखेंगे। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो गुजरात में यहाँ पे गिरी हिल्स देखेंगे, तो गिरी हिल्स में जो है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे अरुणाचल में देखेंगे तो यहाँ पे जो है डाफलामिरिया बोरमिस्मी, डाफलामिरिया बोरमिस्मी यहाँ पर जो है कुछ पहाड़ियाँ हैं उनको देखेंगे। तो वहाँ पर जो है डाफलामिरिया बोरमिस्मी जो है जनजातियाँ भी है। यहाँ पे मेघालय में देखेंगे गारो खासी जयंतियाँ, जहाँ पर जो है जो गारो खासी जो पहाड़ी है, तो गारो खासी जयंतिया के नाम से वहां पर तीनों पहाड़ी, तीनों वहां पर उनके नाम से जनजाति भी है। तो खासी में सबसे ज्यादा जो है बारिश होती है, जहां पर मासी नाम वहीं पे है, सबसे ज्यादा वहीं पे बारिश होती है। और ये भी हम जो है वो उसमें देखेंगे। तो आप लोगों से अब जो है मेरा निवेदन है कि आप लोग इसे जो है अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। कोई नहीं, आपको जो है इसमें जो छूट भी रहा होगा, जैसे जो है अच्छा, जो भारत में है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये आप लोगों को सब पता होगा। और यहाँ पे और जो है भारत में हमने जो देखना था कर्करेख इत्यादि, मानक इत्यादि, समुद्र ये भी देख लिया, अक्षांश देशांतर इत्यादि, और यहाँ पे पड़ोसी देश भी देख लिया। अच्छा, जैसे नीचे हम देख रहे थे पांडुचेरी देख रहे थे नीचे, तो पांडुचेरी जो हमने सबसे नीचे देख रहे, जो अलग अलग राज्यों में छितरा हुआ है, वो वहां पर जो फ्रांस था, तो उस समय जब जो है अंग्रेज आए, जो है ब्रिटिश कॉलोनी इत्यादि थी, या जो है पुर्तगालीज आए थे, डच आए थे, तो वहां पर जो है जो आपके पांडुचेरी में फ्रांसीसी बस्तियां थी, और वो जो है स्वतंत्रता के बाद तक जो है फ्रांस के नियंत्रण में रही। लेकिन 1 नवंबर 1954 को जो है वो फ्रांसीसी से जो है मुक्त हुआ, और फिर जो है वो भारतीय हिस्से में मिल गए थे। वैसे जो है जैसे गोवा है 1961 में पुर्तगालियों से जो है छीना गया था उनसे, तो 1961 में उनसे जो है वो आजाद हो गया था, या जो है लिया गया था। तो इस प्रकार से हमने लगभग जो है जो इससे संबंधित था वो हमने महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लिए, और इससे जो पार्ट से जो महत्वपूर्ण थे वो भी हमने देख लिए। तो आप लोग जो है इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और आप लोग जो है इसको जो है ये वीडियो पूरी देखिए। ये जो है 9th के हमने शुरू कर दिया, 9th और 10th की, और यहाँ से काफी कुछ धीरे धीरे यहाँ पर जो है इस चैनल के माध्यम से मैं जो है आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, या इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये सारी ज्योग्राफी जितने भी होंगे उनको सब जो है, चाहे ओशनोलॉजी है, चाहे जो भी है, सबको पढ़ाऊंगा, सारे जो है कवर कराऊंगा। तो धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग जो है इसको देखिए। थैंक यू।